हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की क्लास का टॉपिक है मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र। ये टॉपिक जो है भूगोल से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी जो पूछी जाएगी उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र। तो चलिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं भूगोल का कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक और क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है। तो चलिए देख लेते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी। इसमें एक बिंदु दिया है, पॉइंट्स दिया है क्या कि भारत एवं विश्व का भूगोल। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, ये क्लास हो चुकी है हमारी। भूजल संसाधन, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको भी फिनिश कर लिया था, कंप्लीट हो चुका था। तो अगर आप लोगों से ये क्लासेस वगैरह मिस हो गई हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सभी क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे सभी क्लासेस पड़ी हुई हैं। और जनरल अवेयरनेस जो सिलेबस में हमारा दिया है, सामान्य जागरूकता, उसकी सभी एक एक क्लासेस कराई जा चुकी हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के चैनल की वहाँ से एक एक क्लास को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जैसा कि बताया जा चुका है, आज का टॉपिक क्या है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए और क्लास को शेयर वगैरह भी अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दिया करिए, क्योंकि यहाँ पे सभी क्लासेस फ्री चल रही हैं और आप लोग नोट्स को देख करके लगता होगा कि ये जो है अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कभी कर लें। प्रेस करने से क्या होगा बेल आइकन को, कि जो भी नई नई क्लासेस अभी आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक हमारा जानते ही हैं क्या है, तो मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, जैसा कि पहले ही स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाया जा चुका है। तो चलिए मरुस्थल के बारे में, जैसा कि हमारा टॉपिक है मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, तो आइए मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं कि मरुस्थल है क्या। तो हेडिंग डाली गई है पहले ही, मरुस्थल। अब मरुस्थल किसको बोला जाता है, आइए देख लेते हैं कि वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 25 मिलीमीटर से कम हो उसे मरुस्थल कहा जाता है। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे वार्षिक वर्षा 25 मिलीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है या रेगिस्तान कहा जाता है, यानी डेजर्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि मरुस्थल में मृदा, यानी मरुस्थल में मृदा में नमी की कमी होती है। यानी मरुस्थल में जो मृदा होती है उसमें, यानी मिट्टी जो पाई जाती है उसमें नमी की कमी होती है, तथा यहाँ की मृदा में जैविक तत्वों की भी कमी होती है। यानी मरुस्थल के बारे में ही बताया जा रहा है कि मरुस्थल में जो मृदा पाई जाती है उसमें नमी की कमी होती है और यहाँ इस मिट्टी में, यानी इस मृदा में जैविक तत्वों की कमी भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि मरुस्थल में तापमान अधिक होता है। याद रखिएगा कि मरुस्थल जो है यानी रेगिस्तान है, इसमें तापमान अधिक होता है, जिससे मरुस्थल में वाष्पीकरण अधिक होता है। तो आप लोग जानते हैं कि तापमान अगर अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। तो वही बताया जा रहा है कि मरुस्थल में तापमान अधिक होता है, जिससे मरुस्थल में वाष्पीकरण भी अधिक होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि मरुस्थल में जल का अभाव होता है। आप लोग जानते हैं कि रेगिस्तान वगैरह में जल का अभाव पाया जाता है, यहाँ पे जल की कमी पाई जाती है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि मरुस्थल में जल का अभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं कि भारतीय मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ है और कौन सा है। हेडिंग डाली गई है कि भारतीय मरुस्थल का विस्तार। तो पहला पॉइंट बनाया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए, तो आप लोग बताएंगे सहारा मरुस्थल। और यह मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट बताया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है और यह मंगोलिया में स्थित है। यह एक शीतोष्ण मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। यह मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया यानी चीन का पड़ोसी देश है ना, तो यह मंगोलिया में स्थित है। यह एक शीतोष्ण मरुस्थल है यानी ठंडा मरुस्थल है, याद रखिएगा। उष्ण मरुस्थल तो यानी गर्म मरुस्थल, और यहाँ पे शीतोष्ण दिया है तो यह एक ठंडा मरुस्थल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि अब भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है, तो याद रखिएगा आप लोग बताइएगा कि थार मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है और मुख्य रूप से इसका विस्तार कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है जिसका मुख्य रूप से विस्तार कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में भारतीय मरुस्थल अरावली के पश्चिम में है। याद रखिएगा जो ये भारतीय मरुस्थल है कौन सा, थार मरुस्थल, यह अरावली के पश्चिम में स्थित है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल का राजस्थान में भूभाग यानी थार मरुस्थल का राजस्थान के भूभाग में विस्तार कितना बताया गया है, तो 61.11% है। यानी थार मरुस्थल का राजस्थान के भूभाग में विस्तार कितना बताया गया है, तो 61.11 यानी 11%, लगभग 61% के करीब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की 40% जनसंख्या मरुस्थलों में निवास करती है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि राजस्थान की 40% जनसंख्या जो है मरुस्थलों में निवास करती है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्या बताया गया है कि थार मरुस्थल की लंबाई, अब बात करते हैं कि थार मरुस्थल की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, तो 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल का विस्तार, अब अगर बात की जाए कि थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के साथ साथ कहाँ पे है, तो आप लोग बताइएगा हरियाणा में भी है और पंजाब और गुजरात में भी है। यानी थार मरुस्थल का विस्तार जो है 4 राज्यों में है। कौन कौन से, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी है, ये चीज़ याद रखिएगा। कभी ऑप्शन में दे तो पहचान लिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार, अब अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा विस्तार क्रम से बताइए कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, फिर उससे कम, है ना, तो यही बताया गया है कि थार मरुस्थल का विस्तार सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर उससे कम गुजरात में, फिर उससे कम हरियाणा में और फिर सबसे कम पंजाब में है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि थार मरुस्थल का विस्तार जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम गुजरात में है, फिर उससे कम हरियाणा में है और फिर सबसे कम जो है पंजाब में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि थार मरुस्थल जो है उष्ण मरुस्थल है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल है या उष्ण मरुस्थल है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। घना का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधे जहाँ पाए जाएंगे वहाँ पे जीव जंतु और मनुष्य वगैरह निवास करेगा। तभी बताया गया है कि
राजस्थान की जो है 40% जनसंख्या थार मरुस्थल में निवास करती है। क्यों? क्योंकि यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि थार मरुस्थल का विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान में भी है। ये चीज़ याद रखिएगा कि थार मरुस्थल का विस्तार जो है भारत के अलावा पाकिस्तान में भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि पाकिस्तान में इस थार मरुस्थल को चेलिस्तान भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चेलिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा चेलिस्तान के अलावा और भी एक नाम से इसको पुकारा जाता है, और यह नाम क्या है? इसके अलावा इसे थाल भी कहा जाता है, थाल भी बोला जाता है। यानी भारत में तो यह थार मरुस्थल है, पाकिस्तान में दो नामों से इसको बुलाया जाता है, यानी बोला जाता है इसको। कौन कौन से नाम? तो एक चेलिस्तान या थाल, थार ना होके थाल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो आप लोग जानते ही हैं, रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा के बीच कौन सी रेखा है? तो आप लोग बताएंगे, सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट आगे बताया गया है कि मैकमोहन रेखा, सीमा रेखा जो है भारत और चीन के मध्य है। मैकमोहन रेखा जो है सीमा रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। डूरंड जो सीमा रेखा जो है, डूरंड सीमा रेखा किसके किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला बताया गया है कि थार का मरुस्थल पहले समुद्र का भाग था। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो थार का मरुस्थल है यह पहले समुद्र का विस्तार था, क्योंकि यहाँ पे समुद्र के अवसाद पाए गए हैं, और अवसाद ये समुद्र के यहाँ पे पाए गए हैं, और यह समुद्र जो है अरब सागर से लगा हुआ था, तभी यहाँ पे समुद्र के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए थार का मरुस्थल जो है पहले समुद्र का भाग था। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में खारे पानी यानी लवणता वाली झील, राजस्थान में खारे पानी की झील कौन सी झील है? तो आप लोग याद रखिएगा, सांभर झील। राजस्थान में खारे पानी की झील सांभर झील पाई जाती है। यह झील जो है, यह झील सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सांभर झील के अलावा राजस्थान में डिंडवाना झील भी स्थित है। ये दोनों ही सर्वाधिक लवणता वाली झीलें हैं, यानी खारे पानी की झीलें हैं। सर्वाधिक लवणता का मतलब होता है खारे पानी की झील है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि सांभर झील के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। आगे क्या बताया गया है कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप लोग बताइएगा कौन सी झील है? तो वूलर झील है। वूलर झील जो है भारत में सबसे मीठे पानी की झील है, और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो खारे पानी की राजस्थान में झील कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे सांभर झील। और मीठे पानी की भारत में झील कौन सी है? तो वूलर झील है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी यानी सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और क्या बताया गया है कि चिल्का झील सांभर झील से बड़ी है, यानी आकार के मामले में अगर बात की जाए तो चिल्का झील जो है सांभर झील से ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए इसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। यानी चिल्का झील जो है सांभर झील से आकार में बड़ी है, इसलिए इसे खारे पानी की सबसे ज़्यादा बड़ी झील माना जाता है। यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है किसको? चिल्का झील को, और यह उड़ीसा में है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तथा
तथा सांभर झील लवणता के मामले में यानी लवणता का प्रतिशत अधिक है, तथा सांभर झील में लवणता का प्रतिशत अधिक है। अगर बात की जाए कि आकार के मामले में तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, सांभर जो है उससे छोटी है, आप लोग जानते हैं आकार के मामले में। अगर लवणता के मामले में बात की जाए तो सांभर झील की लवणता का प्रतिशत जो है चिल्का झील की लवणता प्रतिशत से ज़्यादा है। यहाँ पे पॉइंट में बात जो है बताई जा रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आकार के मामले में चिल्का झील जो है सांभर झील से बड़ी है, पहली बात। और अगर बात की जाए लवणता के मामले में यानी खारेपन के मामले में तो सांभर झील जो है इसका लवणता का प्रतिशत जो है चिल्का झील के लवणता के प्रतिशत से ज़्यादा है। ये चीज़ आई होप यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है कि मरु टिब्बा क्या होता है। मरु टिब्बा इंग्लिश में बोलते हैं सैंड ड्यून यानी मरु टिब्बा क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं कि रेगिस्तान में रेत से निर्मित होने वाले टीलों को मरु टिब्बा कहा जाता है। यानी रेगिस्तान में वायु वगैरह चलती रहती है, हवा वगैरह चलती रहती है, उससे जो रेत से निर्मित यानी हवा से जो रेत जो है उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, और रेत के द्वारा जो निर्मित होने वाले टीले हैं उनको क्या कहते हैं, तो मरु टिब्बा के नाम से उनको जाना जाता है। इन टीलों का आकार जो है एक समान नहीं होता है, घटते या बढ़ते रहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि कभी कभी रेत जो है ज़्यादा हवा चलती है तो ज़्यादा रेत उड़ के जाएगी तो वह ज़्यादा टीला बड़ा बनाएगी, और कभी कभी रेत जो है कम उड़ के जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान तो वह टीला जो है छोटा बनाएगी, है ना। तो टीलों का आकार कोई निश्चित नहीं होता है। तो यही बताया गया है कि रेगिस्तान में रेत से निर्मित होने वाले जो टीले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मरु टिब्बा यानी सैंड ड्यून कहा जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताया गया है कि मरु टिब्बा को बालुका स्तूप भी कहा जाता है। यानी मरु टिब्बा को एक नाम से और पुकारा जाता है और वो नाम क्या है, बालुका स्तूप, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये छोटी छोटी हेडिंगें हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है कि हम्मादा क्या होता है। हम्मादा यानी रेगिस्तान में उबड़ खाबड़ क्षेत्र जहां पर चट्टानें पाई जाती हैं, रेत नहीं पाई जाती है, उसे हम्मादा कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि रेगिस्तान में कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पे रेत नहीं पाई जाती है, वहाँ की ज़मीन जो है बजरीली होती है, रेतीली नहीं होती है, यानी वहाँ पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ऐसी उबड़ खाबड़ क्षेत्र जहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं वो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम्मादा कहा जाता है। यहाँ पे रेत नहीं पाई जाती है। आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या बताया गया है, नेक्स्ट हेडिंग बताई गई है नखलिस्तान। नखलिस्तान क्या होता है, इसको बोलते हैं ओसिस। यानी नखलिस्तान में क्या बताया गया है कि रेगिस्तान में वह क्षेत्र जहाँ पर पानी पाया जाता है। रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहाँ पर पानी पाया जाता है, और पानी पाया जाएगा तो हरियाली पाई जाएगी। यानी रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहाँ पे पानी पाया जाता है एवं हरियाली पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे नखलिस्तान भी कहा जाता है। उसे नखलिस्तान कहा जाता है, ओसिस कहा जाता है कि ऐसा स्थान यानी रेगिस्तान में वह भाग जहाँ पर पानी पाया जाता है एवं हरियाली पाई जाती है। यानी पानी पाया जाएगा तो हरियाली पेड़ पौधे अवश्य पाए जाएंगे, ऐसे क्षेत्र को नखलिस्तान कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि थार मरुस्थल के भाग बताए गए हैं। तो थार मरुस्थल के भाग, पहला पॉइंट बताया गया है कि थार मरुस्थल को वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से, तो पहला भाग शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र क्या होता है कि जहां वार्षिक वर्षा
25 सेंटीमीटर से कम होती है शुष्क क्षेत्र कहलाता है। दूसरा क्या बताया गया है, अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र कहलाता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि शुष्क क्षेत्र क्या होता है कि जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है, शुष्क क्षेत्र कहलाता है। अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि शुष्क क्षेत्र में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। तो कौन कौन से, तो श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। शुष्क क्षेत्र में 4 क्षेत्र आते हैं, 4 जिले आते हैं राजस्थान के। कौन कौन से, तो श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये 4 जिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है क्या कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये चीज याद रखिएगा कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्र का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र का क्षेत्रफल 75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज याद रखिएगा कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, तो 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, तो 75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला, भू आकृति के आधार पर थार मरुस्थल का वर्गीकरण। अभी तक किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया था, तो आप लोगों ने किया थार मरुस्थल को वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया गया। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भू आकृति के आधार पे, यानी भू आकृति के आधार पे थार मरुस्थल का वर्गीकरण किया जा रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बताया गया है, हेडिंग बनाई गई है कि बालू एवं चट्टान के आधार पे वर्गीकरण, यानी बालू और चट्टान के आधार पे वर्गीकरण अगर किया जाए तो इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो आइए देखते हैं, बालू एवं चट्टान के आधार पर थार मरुस्थल का एक भाग को, थार मरुस्थल के एक भाग को, यहाँ पे को कर लीजिएगा, थार मरुस्थल के एक भाग को इर्ग, ये चीज याद रखिएगा, इर्ग कहा जाता है। थार मरुस्थल के, यही बताया गया है कि बालू एवं चट्टान के आधार पर थार मरुस्थल के एक भाग को इर्ग कहा जाता है, दूसरे भाग को हम्मादा कहा जाता है, तीसरा भाग रेग कहलाता है, चौथा भाग क्या, लघु मरुस्थल कहलाता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि बालू एवं चट्टान के आधार पर थार मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या कहलाता है, इर्ग कहलाता है, दूसरा भाग हम्मादा कहलाता है, तीसरा भाग रेग कहलाता है, चौथा भाग लघु मरुस्थल कहलाता है। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे इर्ग के बारे में जान लेते हैं कि इर्ग है क्या चीज। तो इर्ग जो है रेतीली मरुस्थल है, यानी जहाँ पे रेत ही रेत हो, ऐसा मरुस्थल जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत हो, उसको क्या बोलते हैं, इर्ग कहा जाता है। हम्मादा अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, हम्मादा किसे बोलते हैं, जहाँ पे चट्टान पाई जाती हो, चट्टानें पाई जाती हैं, ऐसा मरुस्थल जहाँ पे जो चट्टानी मरुस्थल हो उसे हम्मादा कहते हैं, जहाँ पे रेत नहीं पाई जाती है। रेग क्या होता है, रेग तो पथरीला मरुस्थल, रेग का मतलब क्या होता है, पथरीला मरुस्थल, और पथरीला का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे रेत तथा चट्टानें दोनों पाई जाती हो, यानी मिक्सचर हो, रेत और चट्टानें जहाँ पे दोनों पाई जाती हो उसे रेग कहते हैं। नेक्स्ट है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। लघु मरुस्थल क्या होता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, रेगिस्तान की वनस्पतियां देख लेते हैं कि रेगिस्तान की वनस्पतियां कौन कौन सी हैं। तो रेगिस्तान में खेजड़ी एवं कीकर के वृक्ष पाए जाते हैं। खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, ये चीज याद रखिएगा।
आगे, रेगिस्तान का जहाज, आप लोग जानते ही होंगे कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और कभी कभी पूछा जाता है, लोग पूछ देते हैं कि रेगिस्तान का जो जहाज ऊंट है, ऊंट अपनी पीठ पर जो कुबड़ होता है उसमें क्या रखता है, क्या सेव करके रखता है? तो आप लोग बताते हो पानी रखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। रेगिस्तान का जो जहाज है ऊंट, वो अपने कुबड़ में, जो कुबड़ होता है ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उसमें पानी नहीं रखता है, वसा एकत्रित रखता है। वसा मतलब कि ये बात तो सत्य है कि ऊंट जो है कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है, लेकिन ऊंट जो है बिना खाए हुए भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है, और वह अपने कुबड़ में वसा एकत्रित रखता है, जिससे वह अपना काम चलाता रहता है। उसे कई दिनों तक अगर खाना न दिया जाए तो वह वसा से अपना भोजन ले लेता है। तो यही बताया गया है कि ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है और इसमें वह वसा एकत्रित करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पानी एकत्रित नहीं करता है, वह जो है वसा एकत्रित करता है। नेक्स्ट, राजस्थान के पुष्कर में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। भारत में पशुओं का मेला यानी जानवरों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लूनी नदी के बारे में देख लेते हैं, क्यों बताया गया यहाँ पे लूनी नदी। ये नदी रेगिस्तान में विलुप्त होने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थल नाग पर्वत है। लूनी नदी राजस्थान में बहती है, ये चीज़ याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि लूनी नदी जो है किस राज्य में बहती है, तो आप लोग बताएंगे राजस्थान में बहती है। लद्दाख के बारे में बता दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं क्या बताया गया है लद्दाख के बारे में। कि लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि जहाँ पे 25 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है वह मरुस्थल कहलाता है। तो लद्दाख को मरुस्थल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे वर्षा ना के बराबर होती है, यानी 25 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए लद्दाख को भी शीत मरुस्थल कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, लद्दाख भी एक मरुस्थल है भारत का। और कौन सा मरुस्थल है? तो भारत का शीत मरुस्थल है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कभी पूछ दिया जाए तो ये मत सोचिएगा कि लद्दाख मरुस्थल कैसे हो सकता है। तो मरुस्थल जानते ही हैं, मरुस्थल वह उसे कहते हैं जहाँ पे 25 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, उसे मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। तो लद्दाख में वर्षा कम होने के कारण इसको मरुस्थल घोषित कर दिया गया है। और यह भारत का कौन सा है मरुस्थल? तो आप लोग बताएंगे शीत मरुस्थल है। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, लद्दाख में 2 कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। लद्दाख में, रेगिस्तान में तो 1 कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है, लेकिन लद्दाख में 2 कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग बताई गई है कि विश्व के कुछ मरुस्थल। अब अगर अभी तक तो भारत के पढ़ रहे थे, अब विश्व के बारे में पढ़ लें कि विश्व का जो है कौन कौन से मरुस्थल हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल जो है चिली और पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो आटाकामा मरुस्थल है चिली और पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व की बात हो रही है यहाँ पे। इस मरुस्थल में नाइट्रेट, जिसको सोरा कहते हैं, आयोडीन तथा बोरेक्स के भारी भंडार हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गिब्सन का मरुस्थल। नेक्स्ट बताया क्या है? गिब्सन का मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में अवस्थित एक उष्ण मरुस्थल है, जिसे गिब्सन का मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, इस मरुस्थल में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल, जो कि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं। गोबी मरुस्थल मंगोलिया तथा चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, यानी शीतोष्ण मरुस्थल है। यह विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है।
इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ईस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट के बारे में बताया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। ईस्टर्न डेजर्ट क्या है कि नील नदी तथा लाल सागर के बीच में मिस्र में अवस्थित यह एक उष्ण मरुस्थल है। नील नदी तथा लाल सागर के बीच में मिस्र में अवस्थित यह एक उष्ण मरुस्थल है। इसमें औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसकी मुख्य वनस्पति जो है नागफनी है। वर्षा कम होगी तो वहाँ पे नागफनी पाई जाएगी, ये चीज़ याद रखिएगा। कटीले वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में फैला यह एक उष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल में सोना चांदी के भंडार हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ बताया गया है कि प्रमुख मरुस्थल और उनकी स्थिति, यानी एक तरफ दिया है प्रमुख मरुस्थल और दूसरी तरफ उनकी स्थिति यानी स्थान कहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है सहारा मरुस्थल और ये कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है न्यूबियन मरुस्थल जो है उत्तरी अमेरिका में, ये भी स्थित है। गिब्सन सिम्पसन ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। नफूद हमद मरुस्थल जो है यह सऊदी अरब में है। आगे बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे है, तो मंगोलिया व चीन, ये चीज़ याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल, कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा, बोत्सवाना में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल जो है सिकियांग प्रांत यानी चीन में स्थित है। सोनोरान मरुस्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नाबीब मरुस्थल जो है नाबीबिया में स्थित है। काराकुम मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में है। नेक्स्ट है थार मरुभूमि जो है उत्तरी पश्चिमी भारत व पाकिस्तान में स्थित है। यही बताया गया था पिछली बार जो अभी पढ़ के आए हैं हम लोग कि थार मरुस्थल जो है भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है सोमाली मरुभूमि जो है सोमालिया में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल अभी पढ़ा है, उत्तरी चिली में स्थित है। काइजिलकुम मरुस्थल जो है उज्बेकिस्तान में है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में है। और आगे बढ़ते हैं मोजावे या मोहावे ये कहाँ पे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और मरुस्थल देख लेते हैं। लोपोनोर मरुस्थल जो है चीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में विस्तृत एक शीतोष्ण मरुस्थल है। नेक्स्ट है न्यूबियन मरुस्थल मिस्र तथा सूडान की पूर्वी सीमा पर लाल सागर के पश्चिम तट पर स्थित एक मरुस्थल है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ बद्दू जनजातियां निवास करती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। न्यूबियन मरुस्थल में बद्दू जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अफ्रीका के बोत्सवाना देश में स्थित एक मरुस्थल जिसके पूर्व में ड्रेकेंस वर्ग पर्वत, दक्षिण में कारू पर्वत, पश्चिम में चेला पर्वत स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है यहाँ वुस्मैन जनजातियां निवास करती हैं, कहाँ पे, तो कालाहारी मरुस्थल में। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक था मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, और ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। और आई होप यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, और क्लास को अच्छे से देखिएगा 2 बार 3 बार 4 बार, और इनके नोट्स भी बनाते चलिएगा। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी करना ना भूलें।